नमस्कार दोस्तों, शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक शेयर लेकर आया हूँ। ये HDIL हाउसिंग डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इस पूरी कंपनी का पूरा नाम है और ये रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनी है। इसके शेयर में अभी अपर सर्किट लगा हुआ है और प्राइस है करीब इसकी NSE पर है ₹5.5 की और BSE पर ₹6, ₹6.25 के आसपास है। थोड़ा सा डेटा बता देता हूँ, फिर इस पूरी कंपनी की पूरी कहानी, ये कंपनी कहाँ से है और किससे जुड़ी हुई है और ये कौन से ग्रुप है ये। तो इसका डेटा कोई खास तो है नहीं, क्योंकि कई सालों से कंपनी बंद पड़ी हुई, करीब 20-21 से बंद पड़ी हुई है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट वगैरह की कोई जानकारी कुछ है नहीं इसमें। केवल मार्केट कैप है, वो भी 275 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है इसका। और ये कंपनी दिवालिया कोर्ट में पड़ी हुई है, जहाँ पर कि इसको खरीदने के लिए कई बोलियां आई हुई है। उसी वजह से ये शेयर अभी अपर सर्किट में है, क्योंकि बताते हैं कि यहाँ पर अडानी ग्रुप ने इसको खरीदने के लिए पेशकश की है, बोली लगाई है, और तभी से शेयर वापस उठा हुआ। लेकिन ये इस शेयर का अगर पूरा इतिहास हम खगा लेंगे तो ये जब लिस्ट हुआ था, ये शेयर ₹500 पर लिस्ट हुआ था 2007 में। लिस्टिंग प्राइस ही ₹500 थी और इसका हाईएस्ट देखे जाए तो करीब 1150 का हाईएस्ट रहा है इसका। मतलब सबसे ज़्यादा कीमत में हाईएस्ट रहा है इसका ₹1150, और सबसे डाउन अगर लो देखे जाए तो वो रहा है ₹1.5 का रहा है। मतलब ये कि 2007 में स्थापित हुई कंपनी और 2020 तक, 20 से कंपनी बंद पड़ी हुई है, तो करीब 13 साल में इस कंपनी ने अपने निवेशकों को मालामाल भी किया और बर्बाद भी बुरी तरह किया है। और केवल निवेशकों को नहीं, मालिक भी बर्बाद हुए इसके अंदर, और बैंकों को भी काफ़ी चूना लगा है। ये वो कंपनी है जिसकी में कहते हैं कि इसकी और इनकी एक और कंपनी थी, विश्वास के लिए मानी जाती थी। और ये जो कंपनी है, इस सरकार से जुड़े कार्यक्रम जो है ना, झुग्गी बस्ती का पुनर्वास, उसके काम में ज़बरदस्त योगदान दिया था इसने। मुंबई महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में उनके मुंबई जो झुग्गी कच्ची बस्तियाँ उनको पुनर्वास करना। इसके अलावा इन्होंने बड़े बड़े अपार्टमेंट बनाए, बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स बनाए, सिनेमा घर बनाए, जो 4 स्क्रीन 5 स्क्रीन के सिनेमा घर बनाए इन्होंने। कह सकते हैं कि ये जो एक कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र की, रियल एस्टेट क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनियों में से ये शुमार थी है किसी ज़माने में। और 30,000 से ज़्यादा इन्होंने अपार्टमेंट बनाए, फ्लैट बनाए हुए हैं। आप देखिए, जिन्होंने फ्लैट ही 30,000 से ज़्यादा बनाए हुए, और हज़ारों लाखों इन्होंने जो झुग्गी बस्तियों पुनर्वास किया है। इसी कंपनी की इतनी दुर्गति हो गई है, और दुर्गति करने में अगर सबसे बड़ा हाथ इनके मालिकों का ही रहा है। केवल ये कंपनी नहीं, इनकी इसी ग्रुप की एक और कंपनी है जिसमें लोगों का पैसा पूरी तरह डूब चुका है, और उसका नाम है DHFL, दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। वो भी इसी परिवार की कंपनी थी, और वहाँ लोगों का पैसा शून्य हो चुका। और उस परिवार की एकमात्र ये कंपनी बची है, HDIL। यहाँ पर भी लोगों का पैसा डूबने के चांस बन चुके हैं, ये समझ लीजिए। जिन्होंने भी, चाहे वो ₹5 में खरीदो, चाहे ₹50 में खरीदा, चाहे 1100 में खरीदा हो, या लिस्टिंग के समय ₹500 में खरीदा होगा, सबके पैसे ये खाने वाली कंपनी बन चुकी है। आखिर क्या हुआ ऐसा, क्यों ये कंपनी इतनी बुरी तरह से बर्बाद हुई है? तो हम जाते हैं इसकी पूरी कहानी जानते हैं। पूरी कहानी से आपको पता लग जाएगा कि क्या है और आगे भविष्य क्या होगा, या इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो दीवान कुलदीप सिंह वधावन, ये मुंबई महाराष्ट्र के रहने वाले थे, और 1968 में इन्होंने कारोबार शुरू किया था। 1968 में दीवान कुलदीप सिंह वधावन ने, जो कि उस समय अपार्टमेंट कहता चलन नहीं था, लेकिन मकान वगैरह बना के देने का इन्होंने काम था। मकान बनाए थे, कुछ 2 मंजिले 4 मंजिले बिल्डिंग भी बनाई थी इन्होंने, और उस समय इन्होंने करीब करीब 5 लाख लोगों को मकान बना के दिए थे, और एक धीरे धीरे जाना माना नाम बन चुका था। इसके साथ ही इन्होंने एक और काम शुरू किया था, फाइनेंस का काम भी शुरू किया था, दीवान हाउसिंग फाइनेंस के नाम से। इनका कंस्ट्रक्शन का व्यापार भी था और फाइनेंस का कारोबार भी था, मकानों के लिए फाइनेंस करना।
तो दीवान कुलदीप सिंह वधावन के दो बेटे थे, राकेश वधावन और राजेश वधावन। अब आप पूरी कहानी समझने की कोशिश करना कि क्या है इसके अंदर, क्या हुआ है। तो राजेश वधावन और राकेश वधावन, बाद में इनके जो कारोबार था, कारोबार दो भाइयों में बढ़ जाता है। राजेश वधावन के पास चले जाता DHFL, मतलब दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, और राकेश वधावन के पास आ जाता है ये HDIL, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा कारोबार, यानी कि जो मकान वगैरह बनाना, बिल्डिंग बनाना का ये कंस्ट्रक्शन का काम। तो वहाँ पर क्या हुआ था कि जो राजेश वधावन का जो कारोबार था वो उनके बेटे कपिल वधावन और धीरज वधावन ने संभाल के, और राजेश वधावन की अब इस दुनिया में नहीं है, डेथ हो गई उनकी 2020 में। तो इन्होंने संभाल लिया, कपिल वधावन और धीरज वधावन ने, सारा कारोबार जो कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का था। और जो राकेश वधावन तो उनके बेटे सारंग वधावन और राकेश वधावन अभी है, तो इन्होंने इस कारोबार को चलाया। लेकिन ये जो पूरा जो ग्रुप क्या है कि ज़बरदस्त एक मनी लॉन्ड्रिंग या बैंकों की गड़बड़ी, फाइनेंस की गड़बड़ी में बुरी तरह उलझ गया है ये। जो कपिल वधावन है, इन्होंने तो एक बिजनेस भी शुरू किया था बीच में, किराना का, और किराना का बिजनेस जो 2006 की बात है, किराना का बिजनेस शुरू किया था, और बाद में वो सारा बिजनेस इन्होंने जो बिग बाज़ार के जो मालिक है किशोर बियानी, उनको बेच दिया है। बहुत पुरानी बात है वो तो। लेकिन फिर बाद में पूरी तरह दीवान हाउसिंग की इसमें संभालो, दीवान हाउसिंग, और इन्होंने क्या किया था कि ये सब सारी जो घटनाएं हुई थी 2012 से लेकर 2020 के बीच, इन्होंने बैंकों से, येस बैंक और दूसरे यूनियन बैंक वगैरह और भी बैंक थे, वहाँ से इन्होंने काफ़ी पैसा लोन का उठाया। और लोन के साथ ये भी बताते हैं कि इन्होंने जो लोन लिया था उसमें से काफ़ी पैसा जो येस बैंक के जो मालिक है राणा कपूर, उनको 600-700 करोड़ पर बतौर घूस भी दिए उनको, बताते, मतलब उनकी कंपनी में लगाया पैसा। एक तरह से येस बैंकों को बर्बाद करने में भी इनका ज़रा हाथ रहा सबसे ज़्यादा। उसके बाद से येस बैंक के शेयर भी बुरी तरह गिर गए, जो कि 350-400 से शेयर गिरते गिरते 12 रुपये पर आ गए थे। और राणा कपूर को भी जाना पड़ा, छोड़ना पड़ा पर येस बैंक को। उस चक्कर में ये जो सारा जो घोपला निकला है उसमें क्या होता कि जो दीवान हाउसिंग के जो कपिल वधावन, धीरज वधावन वगैरह जो है, सबको जेल हो गई थी। और उसके साथ साथ में ये जो कंपनी HDIL, जो कि इनके परिवार की कंपनी थी, ये भी उस घोटाले से जुड़े हुए थे। यहाँ भी इन्होंने भी कई सेल कंपनियां बनाकर बैंकों से पैसा लिया और अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करा कर दूसरी जगह, मतलब इन्होंने पैसा ट्रांसफ़र करके उठा लिया पैसा। और इस तरह ये दोनों ही, मतलब एक परिवार वालों ने क्या कि बैंकों की मिली भगत से, इनसे मिली भगत से काफ़ी चूना लगाया, और चूना इस कदर लगाया कि बैंक भी बर्बाद हो गए। और हुआ ये है कि बाद में जो दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड था, वो भी NCLT मतलब कोर्ट में चले जाता है, उसमें दिवालिया कोर्ट में, और ये भी HDIL भी, दोनों तब से कोर्ट में ही है। और इनके जो मालिक है सारे, जो कपिल वधावन है, धीरज वधावन है, सारंग वधावन, अगर इनको जेल हो जाती, वो लोग कुछ तो अभी जेल में भी है, और कुछ लोग अभी शायद सारंग वधावन वगैरह बाहर जमानत पर है। तो 2020-22 में क्या, जब कोरोना के दौरान इन्होंने झूठ बोलकर जमानत ली थी कि मतलब क्वारंटाइन करने के लिए, घर पे क्वारंटाइन रहेंगे, लेकिन बदले में क्या कि ये वो तो उस छुट्टी का फ़ायदा उठाकर घूमने निकल गए थे, जिसका वीडियो वायरल हुआ था। बाद में वापस गिरफ्तार करके जेल में डाला था उनको, कपिल वधावन वगैरह इनको। तो इस तरह से मतलब ये चुना लगाते लगाते इन लोगों ने क्या किया कि जब ये कंपनियां, जब इनके ऊपर कर्जा करीब 34,000 करोड़ रुपये कर्जा हो जाता है, जो कि काफ़ी कर्जा तो ये दीवान हाउसिंग के ऊपर था, और काफ़ी कर्जा ये HDIL के ऊपर। तो जो दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड थी, उसको तो पीरामल समूह ने खरीद लिया, वो पीरामल समूह का हिस्सा बन गई है। लेकिन वहाँ पर पीरामल समूह ने क्या करा, खरीदने के बाद में दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के जो शेयर थे सारे उसको डिलीस्ट करवा दिया है। कंपनी डिलीस्ट हो गई। डिलीस्ट होने का कारण क्या होगा, जितने भी इन्वेस्टर थे इसके अंदर दीवान हाउसिंग में, सबका पैसा डूब गया, और वो शेयर 750 से गिरते गिरते आ गया था 16 रुपये पर, और 16 रुपये उसका लास्ट प्राइस था। लेकिन उसके बाद लोगों को उम्मीद लगी कि पीरामल समूह खरीदने वाला है तो कुछ पैसा मिलेगा, लेकिन पीरामल ने उस कंपनी को डिलीट करा दिया, तो वहाँ पैसा डूब गया। अब ये जो कंपनी, दूसरी कंपनी है जो HDIL, ये अभी दिवालिया कोर्ट में पड़ी, और यहाँ पर भी खरीददारी की बोली बुला रहे हैं। और वहाँ पर खरीद रहे कौन, ये अडानी खरीद रहे इसको। तो अडानी खरीदने के बाद में अगर अडानी ने भी इस कंपनी को अगर डिलीट करवा दिया इसके स्टॉक को शेयर मार्केट से, यहाँ भी ये मान के चलिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या करने वाले हैं, या जो भी आप सोच रहे इसमें करने का,
तो थोड़ा आपको एक सतर्क रहने की ज़रूरत है। जिस दिन भी आप प्रॉफिट में आए, प्रॉफिट में तो क्या होंगे, क्योंकि काफ़ी ऊपर से गिरे हुए शेयर है। यहाँ पर प्रॉफिट में वो होगा जिसने ₹1.5-2 पर खरीदा होगा, लेकिन ₹1.5-2 पर खरीदना कितने लोग खरीदेंगे? ये एक मतलब बहुत नेगेटिव खबरें थी, तो शायद इस किसी ने खरीदा होगा। अगर जिसके पास भी हो ₹1.5-2 तो वो प्रॉफिट कमा सकते हैं इसमें, अच्छा मौका है। क्योंकि यहाँ पर अगर अडानी समूह ने भी इस कंपनी को अगर डिलीट करवा दिया, जैसे कि दीवान हाउसिंग डिलीट हो गई और पिरामिड डिलीट कराने के बाद में कुछ भी नहीं दिया रिटेल निवेशकों को। एफडी वाले को जरूर पैसा मिला, जिनकी एफडी उनको पैसा मिला, बड़े बड़े बैंकों को पैसा जरूर मिल गया वहाँ पर, लेकिन रिटेल इन्वेस्टरों को कुछ भी नहीं मिला। यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि ये जो फाइनेंस कारोबार, जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कंपनी HDIL, तो ये जो खरीदेंगे अडानी या कोई भी खरीदे, अभी तो फाइनल हुआ नहीं है, लेकिन जो भी कोई खरीदेगा तो उसके बाद में क्या होता है, उस शेयर को रखते हैं अपने पास, चलाते कंपनी को, क्या करते हैं, सारा एक भविष्य के गर्त में दबा है। तो इसमें खरीदने की सलाह तो नहीं है, लेकिन हाँ, आपको पहले से अगर होल्डिंग कर रखी है तो वहाँ आपको ज़रूर नज़र रखना है कि किस लेवल पर निकलना है, कहाँ निकलना है, क्योंकि ये अपर सर्किट लोअर सर्किट से अगर नॉर्मल ट्रेडिंग में आएगा नहीं ये शेयर, या तो अपर में रहेगा नॉर्मल, या लोअर में, तो लोअर सर्किट में आप बेच नहीं पाओगे, अपर सर्किट में बेचने के मौके मिलेंगे आपको। तो ये दोस्तों कहानी बहुत लंबी है, इसको अगर सुनाने के लिए अगर मैं बैठूँ तो कम से कम मुझे 4-5 घंटे वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन उसको मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की कि ये एक ही परिवार है और एक ही परिवार को इन्होंने बेटों ने किस तरह से बर्बाद किया। पूरे जो दीवान कुलदीप सिंह जो थे इसके वदावन, दीवान कुलदीप सिंह वदावन, जिन्होंने इसको इतनी अच्छी शुरुआत की थी, 86 से शुरुआत की थी, और देखते देखते इनको जो बेटों ने, इनके परिवार के जो आने वाली पीढ़ियों ने किस तरह से ख़त्म कर दिया और किस तरह जेल की हवा खाना पड़ी। शायद उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ये भी आएगा, लेकिन होता है ऐसा। गलत काम करेंगे तो गलत उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। तो ये दोस्तों आज केवल इतना ही, कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ में, नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे इस चैनल पे बने रहिए, और कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। और कोई जानकारी आपको चाहिए इस कंपनी के बारे में तो मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में, जब भी कुछ अच्छा इसमें होने जाएगा तब।